इस कहानी के 3 किरदार हैं। पहला किरदार नीरज ग्रोवर, जो बालाजी प्रोडक्शन हाउस में कास्टिंग का काम किया करता था। दूसरा किरदार मारिया मोनिका सुसाईराज, कन्नड़ एक्ट्रेस जो हिंदी फिल्मों में किस्मत आजमाने मुंबई पहुंची थी। तीसरा किरदार लेफ्टिनेंट जेरैम मैथ्यू, मारिया का बॉयफ्रेंड, जिससे उसकी सगाई होने वाली थी। 8 मई 2008। 26 साल का नीरज ग्रोवर, जो टीवी इंडस्ट्री का एक उभरता हुआ नाम था, अचानक कहीं गायब हो गया। नीरज आखिरी बार देखा गया था अपनी दोस्त कन्नड़ एक्ट्रेस मारिया के साथ। वो उसकी मदद कर रहा था घर शिफ्ट कराने में, लेकिन उसके बाद नीरज कहाँ गया किसी को कुछ पता नहीं चला। गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई, शहर भर में पोस्टर्स लगाए गए। दिन गुजरते गए, हफ्ते बीत गए, लेकिन नीरज का कोई पता नहीं चला। परिवार परेशान थे, दोस्त हैरान थे। पुलिस ने हर गली हर कोने को खंगाला, लेकिन नीरज का कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार पुलिस को नीरज की लोकेशन का एक सुराग मिला। एक मोबाइल कॉल ने वो सारे राज खोल दिए, जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप गई। नीरज की हत्या की गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी लाश के सामने वो सब कुछ हुआ जो शायद आपने सबसे भयानक कहानियों में भी नहीं सुना होगा। उसकी लाश के 300 टुकड़े कर दिए गए। फिर इस लाश के सामने मारिया और उसके बॉयफ्रेंड ने शारीरिक संबंध बनाए। ये कहानी नहीं, कड़वा सच है। प्यार, जलन और पागलपन की वो हद जिसे हर किसी को झकझोर के रख दिया। और आज जानते हैं इस खौफनाक हत्याकांड की पूरी दास्तान। The big story, 3 years after TV executive Neeraj Grover was killed and hacked to pieces. Kannada starlet Maria Susairaj, who played a key role in Neeraj Grover's murder case, is likely to walk out of prison today as a national debate continues to heat up about this trial. Mutilating his body and then destroying the evidence. Neeraj Grover was murdered in Maria's apartment in Mumbai in May 2008. It's believed Maria's boyfriend suspected she was having an affair with television producer. The prosecution has failed to give strong evidences against both the accused. So this is the reason that why they got off so lightly, and the whole country is shocked. I know I am innocent, and my God knows I am innocent. मैसूर के क्रिश्चियन परिवार में जन्मी मारिया मोनिका सुसाईराज बचपन से ही नाच गाने और कला में माहिर थी। उनके पिता कंस्ट्रक्शन फर्म में काम करते थे, जबकि चाचा नगर निगम में कर्मचारी थे। स्कूल के कल्चर प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए मारिया ने बचपन से ही फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने और हीरोइन बनने का सपना देख लिया था। हालांकि उसका परिवार इस ख्वाब के सख्त खिलाफ था। जब घरवाले शादी का दबाव बनाने लगे तो एक रोज मारिया ने मैसूर स्थित अपना घर छोड़ दिया और बेंगलोर आकर बस गई। बेंगलोर में प्रोड्यूसरों के दफ्तर के लगातार चक्कर लगाने के बाद मारिया को आखिरकार कन्नड़ सिनेमा में काम करने का मौका मिल ही गया। शुरुआती दिनों में उन्होंने कुछ छोटे मोटे रोल किए, लेकिन साल 2002 में उन्हें एक बड़ा ब्रेक मिला। मारिया को बतौर लीड एक्ट्रेस फिल्म जूट में काम करने का मौका मिला। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, लेकिन उनकी अदाकारी को खूब सराहा गया। कन्नड़ फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने के बाद मारिया को एहसास हुआ कि वो केवल रीजनल सिनेमा तक ही सीमित नहीं रहना चाहती। उसका सपना पूरे भारत में पहचान बनाने का था। जब कन्नड़ सिनेमा में काम मिलने के मौके कम होने लगे तो उन्होंने मुंबई जाने का फैसला किया। मुंबई में मारिया अक्सर ऑडिशन के लिए जाया करती थी। ऐसे ही एक ऑडिशन के दौरान उनकी मुलाकात नीरज ग्रोवर से हुई। नीरज का नाम मुंबई की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफ़ी मशहूर था। उन्होंने शाहरुख खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले शो क्या आप 5वीं पास से तेज है और कहानी हमारे महाभारत की जैसे शोज का हिस्सा रह चुके थे। 2008 में नीरज एकता कपूर के पॉपुलर प्रोडक्शन हाउस बालाजी टेलीफिल्म्स में काम कर रहे थे और इंडस्ट्री में उनकी मजबूत पकड़ थी। ऑडिशन के दौरान हुई मुलाकात के बाद नीरज और मारिया ने एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज किए और फिर दोनों के बीच बातचीत होने लगी। नीरज ने मारिया से कहा कि वो बहुत ही खूबसूरत है और उन्हें काम ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके जवाब में मारिया ने कहा कि उनकी मुंबई में कोई पहचान नहीं है और यही वजह है कि उन्हें काम नहीं मिल रहा है। मारिया की बात सुनकर नीरज ने उन्हें मदद का भरोसा दिया और उनका बालाजी टेलीफिल्म्स में ऑडिशन अरेंज करवाया।
मारिया अक्सर ऑडिशन के लिए मुंबई आती रहती थी। समय के साथ मारिया और नीरज के बीच दोस्ती बढ़ने लगी, जबकि मारिया पहले से ही मैसूर के रहने वाले जेरोम मैथ्यू के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थी, जिनसे उनकी सगाई भी होने वाली थी। जेरोम भारतीय सेना में थे और उस वक्त पुणे में पोस्टेड थे। बड़ी हीरोइन बनने और काम मिलने का ख्वाब देखने वाली मारिया ने नीरज को ये बताना ज़रूरी नहीं समझा कि वो पहले से ही रिलेशनशिप में है। वक्त के साथ दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी और एक दिन मारिया मुंबई शिफ्ट होने का फैसला कर लेती है। जब मारिया मुंबई पहुंची तो नीरज ने उन्हें अपने घर में रहने की जगह दी। दोनों की दोस्ती को कई महीने हो चुके थे, लेकिन नीरज की तरफ से मारिया को कोई काम नहीं मिल रहा था। नीरज ने अपने दोस्तों को बताया था कि कन्नड़ एक्सेंट की वजह से मारिया का ऑडिशन रिजेक्ट हो जाता है, लेकिन मारिया को चोट ना पहुंचे इसलिए वो अक्सर उनको काम ना मिलने के नए नए बहाने बना दिया करते थे। नीरज के घर में रहते हुए मारिया के उनके दोस्तों से भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो अक्सर नीरज के दोस्तों से ये सवाल किया करती थी कि क्या नीरज उन्हें धोखा तो नहीं दे रहा है, क्या ये कास्टिंग काउच जैसा तो कुछ नहीं है। नीरज के दोस्त अक्सर मारिया को समझाते थे कि नीरज उन्हें काम दिलाने की पूरी कोशिश कर रहा है। इस बीच जब भी मारिया अपने बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू से बात करती तो नीरज का जिक्र होते ही बस यही कहती कि नीरज उनसे एक तरफा प्यार करता है और वो उन्हें सिर्फ दोस्त मानती है। हालांकि ये एक झूठी कहानी थी। करीब एक हफ्ते तक नीरज के साथ लिव इन में रहने के बाद मारिया ने मलाड के धीरज सॉलिटियर अपार्टमेंट का फ्लैट नंबर 201 किराए पर ले लिया था। मारिया को नीरज का फ्लैट छोड़कर मलाड स्थित फ्लैट में शिफ्ट होना था। मारिया के जाने के बाद रात को नीरज ने अपने दोस्तों से कहा कि वो मारिया की शिफ्टिंग में मदद कराने जा रहा है। करीब 10 बजे वो घर से बाहर निकल गया। अगली सुबह जब नीरज के दोस्त ने उनके नंबर पर कॉल किया तो कॉल मारिया ने उठाया। मारिया ने उनके दोस्त लाल से कहा कि नीरज रात 1:30 बजे घर से निकल चुका था और हड़बड़ी में वो अपना फ़ोन उनके फ्लैट में छोड़ गया। कुछ और घंटे बीत गए, लेकिन नीरज ना तो फ्लैट पर लौटा और ना ही फ़ोन लेने आया। नीरज से संपर्क ना होने पर उनका परिवार और काम से जुड़े लोग उनके दोस्त लाल को कॉल करने लगे, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं मिल पाई। अंत में लाल 8 मई की शाम को मारिया के फ्लैट में पहुंचा। जब उन्होंने मारिया से पूछा कि नीरज किसके साथ निकला था तो वो कोई जवाब नहीं दे पाई। सोच विचार करने के बाद दोनों ने मिलकर मलाड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने नीरज का फ़ोन जब्त कर उसकी तलाश शुरू कर दी। मामले में उनके करीबी लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन कोई जानकारी सामने नहीं आई। 2 दिन बाद उनके परिवार वाले कानपुर से मुंबई आ गए। कुछ दिन फिर 2 हफ्ते भी बीत गए, लेकिन नीरज का कोई पता नहीं चला। उनके परिवार वालों ने नीरज के पोस्टर छपवाए जिनमें जानकारी देने वाले को इनाम देने की घोषणा की गई, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। 2 हफ्ते बीते ही थे कि पुलिस ने मामले से जुड़े लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू कर दिए। रिकॉर्ड से सामने आया कि 8 मई की शाम को नीरज के फ़ोन पर एक कॉल आया था, जिसे चंद सेकंड के लिए रिसीव किया गया था। मोबाइल नेटवर्क टावर के रिकॉर्ड मिलने के बाद पुलिस का पहला शक मारिया सुशाईराज पर गया, क्योंकि शिकायत से पहले तक नीरज का मोबाइल मारिया के पास ही था। पुलिस ने मारिया को शक हुए बिना उसके खिलाफ छानबीन शुरू कर दी। जब मारिया के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले गए तो नतीजे चौंका देने वाले थे। 8 और 20 मई तक मारिया और उसके बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू के बीच 1000 कॉल हुए थे। ये कोई आम बात नहीं थी। कॉल रिकॉर्ड और जेरोम के उस रात मुंबई में ही होने से पुलिस को मारिया के ऊपर शक पुख्ता हो गया। इस सिलसिले में मारिया और उसके बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू को पूछताछ के लिए बुलाया गया। मारिया ने बयान में यही कहानी बताई जो उन्होंने पहले बताई थी। वहीं जेरोम ने कहा कि वो अपनी आर्मी ट्रेनिंग के सिलसिले में मुंबई आया हुआ था। पुलिस ने आर्मी सेंटर से जेरोम के बयान को कन्फर्म नहीं किया, हालांकि उन्होंने शक के बिना पर अपनी जांच जारी रखी। जब मारिया की बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ करी गई तो उसने चौंका देने वाले खुलासे किए। सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें बताया कि 8 मई की शाम को मारिया और उनका बॉयफ्रेंड मैथ्यू कुछ बैग में भारी सामान ले जाता दिखा था। इस बात से पुलिस का शक यकीन में बदल गया और सबूत इकट्ठा करते ही पुलिस ने सबसे पहले मारिया की गिरफ्तारी की। मारिया लगातार अपने बयान बदलती रही, लेकिन जब सख्ती की गई तो वो टूट गई।
मारिया ने जो खुलासे किए वो सुनकर हर कोई हैरान था। मारिया ने इकबालिए जुर्म करके बताया कि 8 मई को ही नीरज ग्रोवर की हत्या कर दी गई थी। दरअसल मारिया ने 7 मई को नीरज को शिफ्टिंग में मदद करने के लिए बुलाया था। दोनों घर में क्वालिटी टाइम बिता रहे थे कि तभी मारिया के बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू का कॉल आया। जब मैथ्यू ने कॉल पर पीछे से आ रही नीरज की आवाज़ सुनी तो वो भड़क गया, क्योंकि उन्हें लगता था कि नीरज के इरादे मारिया के लिए ठीक नहीं है। मैथ्यू को गुस्सा होता देख मारिया ने उन्हें समझाया कि वो दोस्त होने के नाते सिर्फ मदद करने आया है। डिनर के बाद वो उसे चलता कर देगी। जवाब में मैथ्यू ने कहा कि अगर नीरज उसके साथ रुका तो ठीक नहीं होगा। अगले दिन 8 मई को मारिया की फ्लैट की डोरबेल बज रही थी। चंद सेकंड तक मारिया दरवाजे पे नहीं पहुंची तो बार बार डोरबेल बजाई जाने लगी। हड़बड़ाहट में जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने मैथ्यू दरवाजे पर खड़ा था। उन्हें देखते ही मारिया डर गई, क्योंकि उस समय नीरज उसके घर पर ही था। मैथ्यू फ्लैट के अंदर घुस आया। मारिया ने उन्हें बेडरूम में जाने से रोका, लेकिन मैथ्यू ने उन्हें धक्का दे दिया। जैसे ही मैथ्यू कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि नीरज उसके बिस्तर पर था और ये देखते ही नीरज को पीटना शुरू कर दिया। मारिया ने रोकने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। मैथ्यू झगड़े के बीच किचन से चाकू ले आया, जिससे उन्होंने नीरज पे कई बार वार कर दिए। मैथ्यू के कपड़े खून से सन चुके थे, कमरे में हर तरफ खून के छींटे थे और धीरे धीरे नीरज की सांसें थम रही थी। नीरज की मौत होते ही मारिया ने झटपट कमरे की सफाई शुरू कर दी। खून को साफ किया, चादर पर्दे बदले और डेड बॉडी से खून पूरी तरीके से साफ कर दिया। कुछ घंटों तक नीरज की लाश उनके कमरे में ही रही। इस दौरान मारिया और मैथ्यू ने कई बार उसी कमरे में शारीरिक संबंध बनाए जहां नीरज की लाश पड़ी थी। कुछ समय बाद दोनों नज़दीक की शॉपिंग मॉल गए, जहां से उन्होंने पॉली बैग और एक धारदार चाकू खरीदा और घर लौटकर दोनों ने मिलकर लाश के 300 टुकड़े कर दिए। शाम करीब 4 बजे दोनों सभी टुकड़ों को लेकर आम गांव की तरफ निकले। रास्ते से पेट्रोल खरीदा और सुनसान जगह ढूंढकर बैग में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। जिस समय दोनों लाश के टुकड़े को ठिकाने करने निकले थे, उस समय नीरज का फ़ोन मारिया की जीन्स की जेब में था। रास्ते में नीरज का फ़ोन बजा तो नंबर देखने के लिए मारिया ने जब फ़ोन निकाला, जिस समय गलती से उनसे फ़ोन रिसीव हो गया। वो एक कॉल ही इस हत्याकांड में अहम कड़ी साबित हुआ था। हत्याकांड का खुलासा होने के बाद मारिया को सबूत छुपाने और हत्या करने में भागीदार होने पर 3 साल की सज़ा हुई, जबकि जेरोम मैथ्यू को 10 साल की सज़ा हुई। मारिया को महज 3 साल की सज़ा होने के खिलाफ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोग विरोध में उतर आए और मारिया की सज़ा बढ़ाने की मांग की। हालांकि कोर्ट ने फैसला नहीं बदला। कुछ उड़ती उड़ती अफवाहों से ये भी पता लगा कि मारिया को बिग बॉस 5 का ऑफर भी मिला था, हालांकि वो शो का हिस्सा नहीं बन पाई। जेल से निकलने के बाद मारिया पे मुंबई और गुजरात समेत कई शहरों में करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले की शिकायत दर्ज करी और इस तरह मारिया ने देश भर में पहचान तो बनाई, लेकिन उनका कारण उनकी एक्टिंग नहीं, ये हत्याकांड रहा।